देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मैथ सभी VVI ऑब्जेक्टिव। इस क्लास में यह वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको मैथ में जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, जितना ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, वो सारा ऑब्जेक्टिव हम इस क्लास में आपको बता देंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, तकरीबन लंबा वीडियो होगा, 200 से ऊपर ऑब्जेक्टिव है। अब अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो फिर आपको 50 से 50 नंबर, मैथ में 50 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। 100% इतना ही, जितना ऑब्जेक्टिव हम इस क्लास में आपको बताएंगे ना, उतना ही ऑब्जेक्टिव से आपको सवाल रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको बहुत सारा 500 ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, गाइड में 500 ऑब्जेक्टिव 600 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो उतना रटने की आवश्यकता नहीं है और उतना आप तैयार भी नहीं कर सकते। बस इसी वीडियो में देखिए, आप सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको पूरी तरह से करा देंगे। जितना ऑब्जेक्टिव, आप बस ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो जाएगा। देखिए क्या है पहला प्रश्न, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या पाई, यही ना होगा, ये होगा पाई। इसमें अपरिमेय क्या है? पाई है। पाई वाला जितना रहेगा वो सारा अपरिमेय होता है। अपरिमेय क्या होता है? रूट वाला, रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग रहेगा 100 और पाई, ये सब क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये सब क्या होता है? अपरिमेय। अगर 2 पाई रहेगा तो अपरिमेय, 3 पाई रहेगा तो अपरिमेय, 4 पाई रहेगा तो अपरिमेय। पाई का जो लगभग में मान होता है ना 22/7, वो अपरिमेय नहीं होता है, वो परिमेय होता है। ये कैसे होता है? पाई अपरिमेय कैसे होता है और 22/7 परिमेय कैसे होता है, ये आपको हम क्लास कराएंगे। क्लास का वीडियो जो इसमें डाले हुए हैं हम आपको, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि पाई का मान, पाई अपरिमेय क्यों होता है और 22/7 परिमेय क्यों होता है, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखिए, रूट के अंदर कोई भी अपूर्ण वर्ग रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं होगा, वो 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, 11 रहे, 12 रहे, ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा और पाई वाला अपरिमेय होगा। तो इसमें अपरिमेय क्या है? ये है। उसका कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है, सो आपको बताना है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है? आप 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, कितना गिनिएगा? तो इसमें क्या होता है? एक AP बना लीजिए आप, 1, 3, 5, 7, 49 तक। और क्या होता है? एक सूत्र होता है, A का मान हो गया 1 और D का मान हो गया 2 और TN का मान हो गया 49। तो यहाँ पे TN बराबर A प्लस, यहाँ पे कर देते हैं, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN के मान 49 बराबर A का मान क्या है? 1 प्लस N माइनस 1 गुने D का मान 2। 49 माइनस 1 बराबर 2N माइनस 2। 48 प्लस 2 बराबर 2N। और इसमें क्या हो गया? 50 बराबर 2N, यानी N बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये होता है समांतर श्रेणी का चैप्टर है। समांतर श्रेणी में से दिया है कि अगर आपको 0 से लेकर के और 50 तक आपको विषम संख्या के संख्या का निकालने के लिए, तो आप एक AP बना लीजिएगा विषम संख्या का। AP बनने के बाद आपको पहला पद A होता है, D का मान, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, वो D का मान होता है, और अंतिम में जो पद होता है वो TN होता है। और TN का एक सूत्र होता है यहाँ पे, उस पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमको इसका मान आ जाएगा, N के मान। माने 0 से 50 के बीच कितना संख्या होता है विषम संख्या? तो 25 वो होता है। उसके क्या कहता है? 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात। 5, 15, 20 के लौसौ लीजिए और मौसौ लीजिए, उस दोनों का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, उसका बट्टा करके आप आंसर बता दीजिए। तो 5, 15, 20 का लौसौ, 5, 15, 20 का लौसौ कितना होगा? तो 5, 15, 20 का लौसौ निकाल लीजिए। 5 से 1, 3, 4, 4 तिया 12, 5 60 हो जाएगा। और मौसौ क्या हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए तो कितना? 12/1, यानी कि 12:1 इसका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात। अनुपात के मतलब होता है बट्टा। बाबा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अनुपात ही देगा,
इसका गुणनफल भी दे सकता है। 5, 15 और 20 के लॉसअ और मौसअ का गुणनफल कितना होगा। तो फिर हम इसका लॉसअ निकाल लेंगे और मौसअ निकाल देंगे और दोनों को गुणा करके जो हमको आंसर आ जाएगा वो हमारा होगा आंसर। अगला सवाल है, दो संख्या a और 18 का लॉसअ 36 मौसअ 2 है, तो a का मान निकालें। दो संख्या है, एगो है a और एक है 18। इस दोनों का लॉसअ दिया है 36 और मौसअ दिया है 2, तो a का मान ज्ञात करें। एक आपको सूत्र होगा, लॉसअ मौसअ और दो संख्या से रिलेटेड वाला कोई सूत्र होता है, उसमें क्या होता है, वो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मौसअ, ये होता है। तो पहली संख्या आपको क्या है, दो संख्या a और 18, यानी पहली संख्या a है, दूसरा 18 है। लॉसअ कितना है यहाँ पे 36 और मौसअ कितना है 2। आप क्या कीजिएगा, 18a बराबर 72, यानी a बराबर 72/18। हमको a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमको यहाँ पे आंसर ये वाला आ जाएगा। हो गया। अगला देखते हैं, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसअ कितना होगा। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी दो अभाज्य संख्या रहेगा उसका मौसअ 1 होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसअ क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या होता है क्या है, हम आपको लिख देते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ गया, अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, 1 छोड़ के 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 11, 13, सॉरी 9 नहीं होता हुआ, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 डॉट डॉट बहुत सारा होता है। अभाज्य संख्या ये सब होता है। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसअ कितना होता है, 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटा जो अभाज्य है वो तथा सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटा भाज्य 4 होता है बुआ। अभाज्य क्या होता है, जो अन्य संख्या से नहीं कटे। अभाज्य होता है अन्य संख्या से कट जाए। तो इस दोनों का गुणनफल कहता है, भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी 4 सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल, 2 चौक 8 हो गया। तो हम यहाँ पे 8 में टिक मार देंगे। निम्न में टिक नहीं मारना है बाबू, आपको OMR शीट देगा ना, उसमें गोल कर देना है। ऑप्शन रहेगा सी पर, तो सी को गोल कर देना है। OMR शीट कैसा रहेगा और किस प्रकार से हमको OMR शीट भरना है, कैसे भरना है, उसके लिए हम एक अलग से आपको हम बता देंगे वीडियो बना करके। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या है, 29 है कि 25 है कि 16 है 15 है। तो बाबू इसमें 29 है, अभाज्य संख्या 29 है। 25 5 का गुणज है, 16 4 का है, 15 3 का भी 5 का, इसीलिए क्या है, ये सब भाज्य है, लेकिन क्या है 29 अभाज्य है। ये कोई ज़रूरी नहीं है बाबू कि यहाँ पे आपको 29, 25, 16, 15 यही ऑप्शन में रहेगा। आपको कोई भी चीज़ ऑप्शन रह सकता है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या होता क्या है, हम यहाँ 41 तक लिखे हैं, जो संख्या अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए, वही होता है अभाज्य। समझिए, अगर और संख्या से कट जाएगा तो वो भाज्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 29 ही है जो किसी और से नहीं कटता है, तो ये हो गया अभाज्य। आगे देखते हैं 8वां सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, 8 नंबर प्रश्न, 3.27 है, पूर्णांक, परिमेय, प्राकृत, एक अपरिमेय, यानी कि 3.27। अब ये जो है ये जो लगा हुआ है ये रेकरिंग है। इसका मतलब है इसका 3.27 है, ये जो इसको बार कहते हैं, बार कोड माने बार लगा हुआ है, बार लगा मैंने बार बार आ रहा है, 3.27 27 27 27 27 डॉट। तो हम देखिए इसमें क्या होता है कि 3.27 आ रहा है बार बार, इसीलिए यहाँ पे रेकरिंग लगा दिए है। तो जो संख्या क्या होता है, दशमलव के बाद या तो शांत हो जाए या नहीं तो ये 27 बार बार आवे, ये होता है परिमेय। और परिमेय में क्या होता है, बदल बदल के कोई माने अंक बार बार आएगा ही नहीं,
तो वो होता है अपरिमेय, लेकिन ये बार बार आ रहा है तो ये होता है परिमेय। पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। पूर्णांक क्या होता है? बिना दशमलव वाला होता है। परिमेय क्या होता है? ये होता है परिमेय। प्राकृत बिना दशमलव वाला। अपरिमेय क्या होता है? इसमें बार बार नहीं आना चाहिए, वो होता है परिमेय। तो ये हो गया एक परिमेय संख्या। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, सम के लिए क्या होता है? m प्लस 2 हो ही नहीं सकता कभी। बुआ m प्लस 2 ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर m है यहाँ पे, हमारे पास सूत्र होता है एल्गोरिदम का a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान जितना होता है ना उससे कम ही होता है r का मान। b के मान से हमेशा कम होता है r का मान। तो यहाँ पे तो 1 है ना, तो 1 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये तो हमको हो ही नहीं सकता है। 2m प्लस 1 हो सकता है, लेकिन 1 है r, तो ये सम हो गया, विषम हो गया। 2m हो सकता है, 0 लेने पर 2m होता है, और हम सम के लिए अगर सिद्ध करते हैं तो 0 लेके सिद्ध करते हैं, इसीलिए इसका आंसर 2 होगा। माइनस वाला तो होता ही नहीं है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, माने परिमेय? ये होगा। देखिए 64, कहिए सर रूट वाला आप तो कहते हैं कि अपरिमेय होता है, लेकिन रूट में 64/81 को परिमेय क्यों माने? क्योंकि बुआ 64 का 8 वर्गमूल हो जाता है, 81 का 9, तो ये तो इससे बाहर चला है ना, 8/9 हो गया, तो परिमेय हो गया ना। इसका रूट में है 3 का वर्गमूल, नहीं होता है। इसका वर्गमूल नहीं होता है, नहीं होता, तो ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। हमको सवाल करता है कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो यही जो है सो अपरिमेय नहीं है। अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ये होगा। शांत जानने के लिए क्या करते हैं हम? जो हर में रहता है, हर में 8 है, तो 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 4 2 2, यानी 2 पर पावर 3 आ गया। क्या होता है शांत के लिए? क्या होता है? p/2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का होना चाहिए। इसका गुणनखंड जो है 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं। अगर कोई और संख्या 3 या 7 रहता है तो वो हो जाता है अशांत। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 15 में 3 5 आ जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत। ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत। शांत हमको ये होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, अशांत, आवर्ती या कोई नहीं। इसको देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा 6/15 का अगर काम करते हैं तो 6 और 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5। तो आप कहिए कि सर यहाँ पे तो 3 और 5 आ गया, और हम क्या जानते हैं कि 2 और 5 ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई गुणनखंड आ गया तो हमको क्या हो जाता है? ये अशांत हो जाता है। लेकिन बउआ ये 3 से तो 2 मरतबे ये कट जाता है ना, तो हमारे पास तो बच गया 2/5। यानी कि कभी भी इस टाइप का आप शांत अशांत जानना चाहिएगा तो इसका सरलतम रूप कर लेना है। 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5। अब तो 5 ही बचा नहीं इसमें, तो ये शांत हुआ या नहीं? तो इतना ध्यान रखिए, कभी भी हमको देगा शांत अशांत जानने के लिए तो इसका सरलतम रूप कर लेना है। इतना भूलिएगा नहीं, नहीं तो अगर यहाँ पे अगर कीजिएगा तो अशांत आ जाता है ना 3 5। अगर मान लीजिए नहीं विभाजित कीजिए, नहीं अगर सरलतम रूप कीजिएगा तो अशांत आ जाएगा, और जबकि है शांत। यहाँ पे क्या है? शांत। 4 - √3 अपरिमेय होगा। अपरिमेय का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये √3 अपरिमेय है, लेकिन ये तो परिमेय है, लेकिन ये तो अपरिमेय है ना, तो इस दोनों का योग अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर। क्या है 14 नंबर प्रश्न? देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? तो इसमें देखिए 36/64, इसका क्या होता है? 36/64 का 6/8 हो जाता है। 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, 81 1/81 1 का वर्गमूल हो जाता है, 81 का भी 9 होता है, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय होगा। ये 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, तो ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है? तो अनंत। 2 परिमेय संख्या लीजिएगा तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्या होगा। ये मान लीजिए संख्या रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे क्या है 2/4, तो इसके बीच में बहुत सारा बट्टा वाला अंक होगा, बहुत सारा होगा। तो इसीलिए 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है।
दो वास्तविक संख्या के बीच अनंत वास्तविक संख्या होता है। दो सम संख्या के बीच एक भी सम संख्या नहीं होता है, लेकिन दो सम संख्या के बीच अनगिनत क्या कहता है वास्तविक संख्या हो सकता है, ये सब होता है। तो ये प्रश्न ज़्यादातर रहेगा। उसमें देखिए इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न रहेगा, लेकिन प्रमेय वाला ज़्यादातर रहेगा। या वास्तविक, दो वास्तविक संख्या के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो अनंत। अनंत वाला ज़्यादातर है, बस दिमाग में सेट कर लीजिए। बीच वाला पूछेगा ना तो अनंत वाला मार दीजिएगा। मैं ज़्यादातर वास्तविक या प्रमेय रहेगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 11/15 का दशमलव प्रसार, तो ये तो इसी देखने से पता चलता है। 11/15 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 11/15, तो ये तो विभाजित तो नहीं होगा। 11/3 गुने 5, अब 3 आ गया, 5 रहता और 2 रहता तो चलता, शांत हो जाता, लेकिन 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत में टिक मार देंगे। रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1। कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, दूगो अभाज्य संख्या ले लीजिए या 2 से अधिक अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका मौसा हमेशा 1 होता है। ये चीज़ अगला देखते हैं। क्या है 19 में 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है। कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, इसका मौसा निकालिएगा तो 4 6 का मौसा क्या हो जाएगा, 2, 4 2 दूना 4 2। कोई भी लगातार सम संख्या, कोई भी लगातार सम संख्या 2 ले लीजिए, उसका मौसा आप निकालते हैं तो 2 होता है। और यदि विषम संख्या लेते हैं तो उसका मौसा 1 होता है। सम संख्या का 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 और 2 लगातार विषम संख्या का मौसा 1 होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लौसा, माने मोटा मोटी कह रहा है कि a और b दूगो संख्या है, उसका मौसा गुने उसका लौसा बराबर क्या होता है, अरे सूत्र भी होता है, मौसा गुने लौसा का सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, माने ये दोनों संख्या का गुणनफल। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी 2 संख्या है, एगो संख्या ये है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तो इसका लौसा गुने इसका मौसा, तो लौसा गुने मौसा क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, यहाँ पे ये हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का सूत्र है। तो भाई यूक्लिड विभाजन से क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन से क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं ना, तो मौसा का सूत्र है, तो मौसा में टिक मार देंगे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, बुआ ये तो अपरिमेय है, कहता है कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय दिख रहा है, ये भी अपरिमेय दिख रहा है, ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। भैया सॉरी 75 के तो वर्गमूल होइबे नहीं करता है, 48 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, तो फिर कैसे हो गया परिमेय। तो बुआ यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, 75 है और क्या है 48 है, इसको विभाजित कीजिए, विभाजित के 25, 3 से 25 मरतबे और 3 से 16 मरतबे, कटेगा कि नहीं, 75 क्या होगा, 75 ऊपर नीचे हम काट सकते हैं ना, 25 या 75 16 48। अब वो बच गया आपको कितना, √25 बटा √16, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5, 16 का 4, परिमेय आ गया कि नहीं, तो ये हमारा क्या है परिमेय है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत किसका होगा, 17/105 है, तो 17/105, 105 देखिए यहाँ पे 1 का 5 जोड़िएगा तो 6 आया, इसका मतलब कि 3 का यह क्या है गुना, 3 से गुणज है, 3 से ये कट जाएगा। यहाँ भी देखते हैं 2 1 3, ये भी क्या होगा 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा अशांत, ये भी अशांत। यहाँ देखते हैं 8 8 16, तो ये लग रहा है, इसको देखते हैं क्या करते हैं फैक्टर गुणनखंड करते हैं, क्या होता है शांत कैसे हम जानते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, तो करके देखिए 88 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 88 के गुणनखंड 11 8 88 होता है कि नहीं, यानी 11 का यह गुणज है, इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत, और ये बच गया यही, तो यही शांत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा शांत। 160 का गुणनखंड कीजिए ना, आपको 160 का 2 और 5 ही होगा, 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, देखिए
शांत हुआ कि नहीं, 2 और 5 आया। हमको तो शांत के लिए यही शर्त ही चाहिए, इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, गुणनफल के रूप में होना चाहिए, बाकी बात दूसरा नहीं। तो ये हो गया क्या, शांत। ये कहता है 2.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2। देखिए ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, लेकिन अनावर्ती है, माने कोई इसका जो है कोई भी बार बार अंक नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा संख्या रहता है, ऐसा टर्म रहता है, तो किसका होता है, अपरिमेय का होता है। किसका होता है, अपरिमेय का। अगर वही रहता बार बार आता तो वो जाता परिमेय, लेकिन यह बार बार कोई नहीं, देखिए कोई मेल भाव नहीं है, तो इसमें क्या है, यह अपरिमेय है। अगला सवाल देखते हैं, 25 हो गया, 26 नंबर। चलिए देखते हैं, √3/√12 है, परिमेय है कि अपरिमेय कि अभाज्य, कोई नहीं, तो वह √3/√12। देखिए अगर √3 अपरिमेय होता है, वो देख करके अगर अपरिमेय में टिक अगर मार देते हैं आप, तो फिर गलत हो जाएगा आपका। √3 आप देखिए कहिएगा वो √3 है, और √3 है, 3 का तो वर्गमूल होता ही नहीं, अपरिमेय में मार देते हैं, तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। रूट के अंदर से अंदर कट जाता है, तो √1 बच गया, √4 बच गया, 1 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या आ गया, परिमेय आ गया, तो परिमेय में मारेंगे हम। यहाँ पे 11 देखिए 5 6 4, ये जो है ये रैकिंग लगा हुआ है, यानी कि 564 बार बार आ रहा है। जब अशांत है लेकिन बार बार आ रहा है तो क्या होता है, ये परिमेय होता है। 1/√7 क्या है, अपरिमेय है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ये वाला जो सूत्र देख रहे हैं, इसके लिए कुछ शर्त होता है। आप अगर एल्गोरिथम बनाए हुईएगा तो उसमें ये शर्त होता है, क्या होता है, ये वाला होता है, सर ये वाला, कि 0 जो होता है, आर का मान जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 से 5 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4 लगाते हैं, यही ना आर होता है। तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा। माइनस में यहाँ पे कभी नहीं आ सकता है, 0 से छोट माने माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में कभी नहीं आ सकता है। 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा, और बी से इससे हमेशा छोट ही रहता है। अगर मान लीजिए 2 है यहाँ पे और 2 के बराबर आएगा तो फिर से तो भाग दे ही सकते हैं ना आप, इसीलिए बी से हमेशा छोटा रहता है, लेकिन 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है। तो यही बात लिखा है, 0 से आर का मान 0 से क्या होता है, बड़ा और बराबर, लेकिन बी से छोटा है, तो ये वाला होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि इस सूत्र के लिए ये टर्म होता है। ये 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। 5.2372 है, ये क्या हो गया, परिमेय, ये तो आराम से जान लीजिएगा, इसमें शांत है। निम्न में कौन अलग है, 3/5, 16/4 का वर्गमूल हो जाता है 4/2, इसका वर्गमूल देखिए ये सब बिना रूट वाला, ये भी बिना रूट वाला बन जाएगा, ये भी बिना रूट वाला, तो ये सब बिना रूट वाला है, लेकिन ये बिना रूट वाला नहीं है, तो अलग कहता है इस सब में अलग कौन है, तो सबसे अलग ये है। संख्या इतना को p/q के रूप में लिखिए। तो देखिए बुआ, ये सवाल देखिए 0.32 है और 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है। अगर आपको 0.32 है तो इसको उड़ाइएगा तो 1 दे करके 2 0 दे के आपको 32/100 यानी 4 8 मरतबे और 25 चौका 8/25 आ जाएगा। अगर ये बात नहीं रहेगा तो आप ये कीजिएगा, लेकिन भाई ये है ना, तो इसके लिए आप टर्म समझ लीजिए क्या होता है। अगर ऐसा सवाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रहता ही ऐसा रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, हम तरीका आपको बता देते हैं। ऐसे लिख दीजिए, जो अंक दिया हुआ है पूरा लिख दीजिए, अब माइनस बिना, देखिए इसका ये भी दे सकता है आपको, बिंदु भी दे सकता है और रेकरिंग भी दे सकता है, तो इसको घबराइएगा नहीं। जो संख्या है पूरा लिख दीजिए, अब बिना बिंदु वाला 0.3 बट्टा ये उड़ाइएगा तो नीचे क्या होगा 100, और माइनस बिंदु से पहले दशमलव के बाद कई गो अंक है, एगो, तो 10⁻1। फिर से समझिए, ये ऐसा सवाल दे तो क्या कीजिएगा, पूरा अंक लिख दीजिएगा, लिख दिए 0 दशमलव हटा के 0 3 2 लिख दिए, माइनस बिंदु बिना बिंदु वाला, तो बिना बिंदु वाला 0 है या 3 है तो घटा दिए,
कोई दिक्कत होगा। आप फिर से पूरा अंक माइनस बिना बिंदु वाला माने बिंदु वाला के छोड़ के बट्टा ये दशमलव उड़ाइएगा तो 1 और उसके बाद 2 अंक है तो 2 0 माइनस 10 पर पावर ही देना है। 10 पर पावर क्या देना है, दशमलव के बाद आप बिंदु वाला अंक से पहले एगो अंक है तो 1 पावर। अगर मान लीजिए इस पर भी बिंदु रहता तो एको गो अंक नहीं होता बिंदु वाला से पहले तो 0 पावर। अगर बिंदु वाला से पहले 2 गो अंक रहता तो 2 पावर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 32 में 3 गया तो कितने होगा 29 और 100 में से 10 जाएगा तो 90। ये हमारा आंसर आएगा। है क्या इसमें 29/90 हो गया। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। क्या है, 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या है, हाँ देखिए 2 तथा 2.5 के बीच कौन सा अपरमेय संख्या है। अब इतना ध्यान दीजिए आप, 2 और 2.5 के बीच में क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 या 1 इसके बीच में भी बहुत सारा संख्या ये सब होगा। 2.6 नहीं होना चाहिए या 2.0 नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। 2.1 के बाद कुछ भी अंक रहे, 2.2 के बाद कुछ भी रहे, ये सब होगा। तो आप देखिए √11 है तो क्या √11 इसके बीच में होगा। √11 का वर्गमूल होगा, √11 का वर्गमूल 3 दशमलव समथिंग होगा, 3 तिया 9, अब बच गया तो 3 दशमलव कुछ होगा। तो ये तो इसके बीच में हो ही नहीं सकता है। √5 का वर्गमूल 2.414 होता है। देखिए इसका होता है 22.5 है तो 4 चौका 16, ये भी 4 आ गया तो ये भी नहीं होगा। 125 का कितना होगा, इसका भी नहीं होगा। 5 तो इसका ऐसा ही होता है तो 5 तो ये बाहर आ गया तो ये तो इसके बीच में कहाँ से होगा, तो यही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात को समझिए, 2 और 2.5 के बीच में कौन सा संख्या आएगा। 11 का वर्गमूल 3 दशमलव कुछ आता है, √5 का 2 दशमलव कुछ आता है, इसका 3 दशमलव कुछ 4 दशमलव कुछ आता है। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो यही ना होगा इसका। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। बउआ सवाल कहता है n प्राकृत है, माने n का मान 1 2 3 4 5 डॉट, तो √n क्या होगा, माने √, अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, √2 रखेंगे तो √2 आएगा, √3 तो √3, √4 तो 2, √5 तो √5। यानी कि अगर n का मान प्राकृत होता है तो √n का मान कभी देखिए अपरिमेय भी आया है और कभी प्राकृत आया है कि नहीं, परिमेय भी आया है और अपरिमेय भी आया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमेशा प्राकृत नहीं, हो ही नहीं सकता, हमेशा परिमेय नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं, कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय, ये हुआ इसका आंसर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा क्या होता है, वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर दुनिया की सभी संख्या होती है, इसीलिए संख्या रेखा वास्तविक संख्या। संख्या इसको p/q के रूप में लिखिए, ये वाला अभी जस्ट ऐसा सवाल बताए थे। देखिए एक और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। तो 0.43 है तो हम बताए थे बराबर लिख दीजिए पूरा अंक माइनस बिना बिंदु वाला, तो इस बिंदु भी दे सकता है, घबराइएगा नहीं, बट्टा ई दशमलव उड़ाइएगा तो 100 माइनस 10 पर कितना, दशमलव के बाद अब बिंदु से पहले एको गो अंक न है तो 0 पावर, इसको घटाइए तो 0 2 3 2 तो 120 अब बट्टा 100 में से 10 पावर 0 किसके मान के बराबर होता है, 1 के मान के बराबर होता है। तो 100 में से 1 जगह तो 100 माइनस 1 तो 120/99, ये हो गया हमारा आंसर। कहाँ गया ये वाला। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेगा तो कितना होगा, 134/100। देखिए इसको यहाँ पे, इसको नोट कीजिए, क्या नोट कीजिएगा, 1.34 है, 1.34 उड़ाइएगा तो कितना होगा 100
134/100, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 50, 67/50 आ गया है क्या? ये क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय है? नहीं बउआ, वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय के समूह, इसीलिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लॉसा गुने मौसा, ये सूत्र होता है। मौसा गुने लॉसा कहिए, लॉसा गुने मौसा। अगला सवाल देखते हैं 39 का 40 नंबर प्रश्न क्या है? देखते हैं यहाँ पे ये 40 नंबर सवाल, क्या संख्याओं 50 और 25 के CF और LCM का गुणनफल? तो हम जानते हैं, देखिए सवाल करा 50 और 25 के HCF माने मौसो और लॉसो का गुणनफल। तो 50 और 25 का मौसो और लॉसो निकाल के गुना कर दीजिएगा। तो मौसो लॉसो निकालने में टाइम वेस्ट क्यों कीजिएगा? हम जानते हैं एक सवाल होता है लॉसो और मौसो के गुणनफल जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, इसीलिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250। ये हो गया उत्तर। अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद x² - 4x के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका मान निकालना है बउआ। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? हमारे पास क्या है यहाँ पे? x² - x + 4, a का मान 1, b का मान क्या है? -1 और c का मान 4, और अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र होता है -b/a, माइनस b का मान -1/1, यानी 1 आ गया। इसका उत्तर क्या हो गया? 1 हो गया। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान, भाई इसका सूत्र होता है क्या है? बहुपद हमारे पास x² - 2x + 5, a का मान यहाँ 1, b का मान -2 और c का मान 5। तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है c/a, यानी कि c का मान कितना है? c 5/1 यानी कि 5। इसका क्या आ गया उत्तर? 5। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग, वह मूलों के योग के मतलब वही होता है अल्फा जोड़ बीटा। तो यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा बहुपद क्या दिया हुआ है? कहा गया x² - 4x + 1 अल्फा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र होता है -b/a, -b का मान -4/1 यानी कि 4 आ गया। इसका उत्तर कितना हो गया? 4। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, और रैखिक बहुपद का होता है ax + b, और द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसका मूल होगा तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान निकाले। इसका देखिए क्या है बहुपद? x² - 5x + 7, इसमें निकालना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। इसका सूत्र होता है -b/c, -b का मान -5, c का मान 7, 5/7 आ गया हमारे पास उत्तर ये हो। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। देखते हैं क्या है? द्विघात बहुपद इसके शून्यक क्या है? ये 6x² - 7x - 3 के शून्यक। तो शून्यक निकालते हैं कैसे? बराबर 0 दे देते हैं। 6x² - 6 × 18, 9 दूना 18, तो 9x + 2x - 3 = 0। 2x कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे 3x, तो 2x - 3 + 1 कॉमन लेंगे 2x - 3 = 0। 2x - 3, 3x + 1 = 0, 2x - 3 और बराबर 0, x बराबर 3/2, और यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, 1/3, ये यानी कि 3/2 और -1/3, 3/2 और माइनस ये ए में है। द्विघात बहुपद इसके शून्यक, देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका शून्यक तो ऐसा ही निकालना है। x² - 3 बराबर 0,
एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस में 3, माने एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3। तो कहाँ है? यहाँ पे। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद बताते हैं। बहुपद के लिए शर्त क्या होता है? चर पर यानी एक्स वाई जेड पर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसके बाद बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए यानी एक्स वाई जेड का पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में पावर नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड कभी हर में नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब उसके बाद बहुपद कहलाएगा। अगर ऐसा बात रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे -7 है तो -7 बहुपद होगा, क्योंकि -7 को -7 गुने एक्स पर पावर 0 आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस √2, हम आपको बोले हैं चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंक है तो ये भी बहुपद होगा। यहाँ देखिए x जो है रूट के अंदर है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। सवाल करा कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं, ये भी बहुपद होगा। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, माने सीधा ये वाला होगा। रेखीय बहुपद ये वाला होगा। व्यंजक नहीं है बाबू, यहाँ पे कह रहा है व्यंजक नहीं है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये सब रेखीय है, माने रेखा में। ये देखिए x नीचे आ गया तो ये हो गया रेखीय बहुपद, नहीं हो गया। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ। कभी भी मूलों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो उसके लिए आप सूत्र लगाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इसका सूत्र क्या होता है देखिए हम आपको बता। मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग अल्फा जोड़ बीटा माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग दिया है 2 × x, यहाँ पे होता है माइनस प्लस है -15, तो यानी कि ये वाला इसका उत्तर हो गया, यहाँ पे है। एक बार और समझ लीजिए, कभी भी मूलों का योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, कभी भी मूलों का योग दिया रहेगा और गुणनफल, हाँ बट्टा में नहीं होना चाहिए। बट्टा में होगा तो इस सूत्र पर जब अगर आप जाते हैं अल्फा जोड़ बीटा × x माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, इस पर अगर बट्टा में रहेगा तो इस पर जाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा आपका ये सवाल। लेकिन अगर बट्टा में नहीं है तो इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर मूलों का योग 2 दिया है तो 2x और माइनस मूलों का गुणनफल 15 दिया है तो 15। निम्न कौन बहुपद नहीं है, तो यही तो बहुपद नहीं है, बाकी बात तो सब बहुपद दिख रहा है। अगला सवाल देखते हैं कितने 52 हो गया। 53 नंबर देखते हैं क्या है। एक घात का बहुपद कहलाता है। एक घाती कहाँ गया, एक घाती आ रखिए, द्विघात का द्विघाती, तीन घात का त्रिघाती, ये सूत्र होता है। एक घात का बहुपद रैखिक कहलाता है, दो घात का द्विघाती, तीन घात का त्रिघाती। द्विघात बहुपद इसके शून्यक, इसके शून्य क्या होंगे 3 2, इसके शून्य क्या होंगे 2 3, शून्य निकाल लेंगे। यदि बहुपद इतना में a का मान 8 है, देखिए सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का जगह पे कितना है 8 है, तो शून्य निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 8x माइनस 1x प्लस 8, x कॉमन लेंगे x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 8, x माइनस 8 इंटू x माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 और 1 हो गया इसका शून्य, ये हो गया आपका। यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा गामा बुआ इसका सूत्र होता है -d/a, अल्फा बीटा गामा का, तो -d/a तो -7 अब बट्टा a का मान 4, कहाँ गया -7/4 ये वाला। यदि अल्फा बीटा इतना है तो इसके शून्य, इसका सूत्र, इसका भी सूत्र होता है b² माइनस 2ac बट्टा b² माइनस 2ac बट्टा b² क्या होता है भाई सूत्र इसका, b² माइनस 2ac बट्टा ac, 2ac बट्टा ac, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान कितना है -3² माइनस 2, a का मान 1, c का मान 5 बट्टा 1 गुने 5
9 माइनस 10/5 मैंने -1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। ये सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए इसको, इसमें ABC का मान बैठा देना। यदि किसी बहुपद इतना में अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -B/A -B/A मैंने माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 होगा इसका आंसर। अगला 59 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है अगला। बहुपद दिया हुआ है, बहुपद इसका घात, तो जो सबसे अधिक होता है वही ना घात होता है, सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो घात होता है। देखिए 10^2y = 25, तो 10 इसका मान निकालना है, 1/5 होगा। कैसे होगा, 10^2y = 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10^y × 2, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे 25, ये पावर 2 जाएगा इस साइड, तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा, यानी 10^y = 5। अब देखिए इसका बट्टा बदलिएगा तो 1/10⁻⁻y होगा, 1/10⁻⁻y होगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। तिरछा गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 10⁻⁻y = 5। सवाल कहीं गलती है क्या, इसको आप बट्टा बदलिए, 10 इसको माइनस करने के लिए 1/10⁻⁻y कीजिएगा, तो ये 5 तिरछा गुना होगा, तो 5 × 10⁻⁻y = 1 और 10⁻⁻y = 1/5। ये आपका आंसर हो गया। बहुपद इतना में x² का गुणांक -1, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1। इसका घात देखिए, यहाँ पे घात पूछ रहा है, तो x को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, 2x + 3x² हो जाएगा, तो पावर कितना आ जाएगा, 2 आ गया, इसलिए घात इसका 2। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। युगपत समीकरण इतना और इतना का निकाय क्या है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 5, यहाँ पे है 4x + 6y = 9। इसको कीजिएगा तो 2/4, 3/6, 5/9, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1/2, 1/2, 5/9। ये क्या है, इसके बराबर, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो जब एगो कटा हुआ रहता है तो क्या होता है, ये असंगत होता है, तो असंगत यहाँ पे है। ये सूत्र होता है, हम असंगत, अद्वितीय हल, अनेक हल हम जानने के लिए क्या करते हैं, एक सूत्र होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इस पर बैठा करके देखते हैं, इसी पर बैठा है, इसका x का गुणांक बट्टा इसके x का गुणांक, इसका y का गुणांक बट्टा इसके y का गुणांक, इसका अचर पद बट्टा इसका अचर पद। अब इसको सॉल्व किए तो 1/2 यहाँ आया, 1/2 यहाँ आया, 5/9 यहाँ, ये दोनों देख रहे हैं समान है, ये बराबर नहीं है, तो इसको काट दिए। ऐसा सूत्र होता है, जब ये वो कटा हुआ रहता है ना, तो असंगत होता है, तो असंगत इसका उत्तर हो गया। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर में क्या है, कहता है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, 2x + ky = 14 का संपाती होगा हल। इसका हल जो होगा संपाती पूछ रहे थे। संपाती के लिए एक सूत्र होता है, वो 2 समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 7 और 2x + ky = 14। तो संपाती क्या होता है, ये ग्राफ है। जब 2 समीकरणों का ग्राफ x y अक्ष एक दूसरे के ऊपर जाता है, यानी कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर जाता है, तो क्या कहलाता है, ये युग्म क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है। संपाती, इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है इसका x का गुणांक बट्टा इसका x का गुणांक बराबर इसके y का गुणांक बट्टा इसके y का गुणांक बराबर अचर पद, यानी कि तीनों पद क्या होता है, आपस में बराबर, संपाती के लिए। तो फिर ये दोनों लेंगे हम, 1/2 = 2/k, तिरछा गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 में टिक मार देंगे। अगला सवाल क्या कहता है, बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आप इससे पहले भी देखे हुए हैं ना, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, C/A। C कितना है, 1, और A का मान कितना है, 4, तो 1/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब युग्म क्या होगा।
यहाँ देखिए दो रैखिक समीकरण है, मान लीजिए ये y अक्ष ये x अक्ष, दो समीकरण के ग्राफ जो है आलेख प्रतिच्छेद करता है, यानी कि यहाँ काटता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो इसका कितना हल होगा, एक ही बार ना काटा तो जितना बार काटता है उतना हल, एक बार तो कहाँ गया एक हल में मार देंगे। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तब वह बिंदु दोनों समीकरण क्या होता है, एक हल होता है। अद्वितीय माने एक और केवल एक हल को ही अद्वितीय कहते हैं, ये लिखो। विरोधी समीकरण के लिए कितने हल होते हैं, विरोधी समीकरण के लिए यानी कि एक दूसरे को विरोध करते हैं, देखिए आपस में काटा है ना तो विरोध किया तो यहाँ पे एक हल होगा। कहाँ गया एक हल, एक। समीकरण इतना है कितने हल होते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बुआ। यहाँ पे x + y = 6 है ना, ये 9 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अगर एक ही समीकरण देगा ना, एक ही समीकरण देगा तो उसके अनंत हल होते हैं, तो ये अनंत हल होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं 70 के बाद 71 नंबर। देखिए क्या है 71 नंबर में, 2 अंक वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए। 2 अंक वाली संख्या आप क्या कहता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाए हुएगा। तो इसमें कितना 10x + y मान लेता है, कितना 10y + x मान लेता है। तो ये ध्यान में रख करके आप इसमें 10x + y या 10y + x में नहीं मार दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, इकाई का अंक यहाँ दिया हुआ है x, दहाई का y, माने इकाई का अंक दिया हुआ है, इकाई कितना दिया है x और दहाई कितना दिया है y। तो इससे आपको संख्या बनाइए, इससे आपको सूत्र बनाइए। क्या होता है 10 गुने जो दहाई का अंक होता है 100 और प्लस इकाई का अंक होता है 100, तो 10y + x है। इसीलिए इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। कभी भी आप अगर सवाल में 10x + y ले करके बनाते हैं तो आप सवाल पर क्या झट से एक बार ये नहीं मार लीजिएगा, पहले देखिएगा कि इकाई के अंक में क्या दिया हुआ है, दहाई के अंक में क्या दिया हुआ है। उसके बाद 10 गुने दहाई का अंक, 10 गुने दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, माने 10 दहाई ऐसे भी याद रहता है ना। तो 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, उसके बाद 10 को y से गुना किए 10y + x, तो आपको ये होगा उत्तर। ध्यान दे करके कीजिएगा। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, देखिए बात समझिए, कहता है विवेचक का मान 0 से बड़ा, यानी कि d का मान बड़ा है किससे, 0 से। तो ये कब होता है, d का मान जब यानी विवेचक विविक्तकर का मान 0 से बड़ा का होता है। मतलब विवेचक निकाले और 0 से बड़ा 1 2 3 प्लस में अंक आ गया तो क्या होता है वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कहिए या भिन्न कहिए, यहाँ पे अवास्तविक और भिन्न नहीं मार दीजिएगा, यहाँ अवास्तविक और भिन्न है, अवास्तविक नहीं होता है, वास्तविक होता है और भिन्न होता है, माने असमान होता है। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक, तो विवेचक का सूत्र होता है बुआ, विवेचक का सूत्र आप देख सकते हैं क्या होता है, d = b² - 4ac। b का मान कितना है 2, तो -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, यानी 4 में से 4 गया 0। तो जब 0 आता है d का मान, जब d का मान 0 आता है तो क्या होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमको विवेचक निकालना है तो 0 में मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति विवेचक कहेगा तो ये कर देंगे, मूलों की प्रकृति कहेगा तो क्या करेंगे d निकालेंगे। मूलों के प्रकृति में क्या करते हैं, यहाँ पे b² - 4ac, तो a² - 4 गुने 1 गुने 1 यानी कि 1 - 4 -3 माइनस में आया। तो क्या होता है अगर विवेचक पूछता है तो सिर्फ हम यहाँ पे रहने देते हैं। अगर मूलों की प्रकृति पूछ लिया, यहाँ पूछ रहा है मूलों की प्रकृति, यहाँ पूछ रहा है कहाँ गया मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति में क्या होता है, अगर d का मान 0 आता है तो वास्तविक और समान, माइनस में तो वास्तविक नहीं, प्लस में तो वास्तविक और भिन्न या असमान। तो माइनस में तो क्या होगा वास्तविक नहीं, कहाँ गया वास्तविक नहीं। यहाँ कहता है विवेचक निकालने के लिए इसका x² - 5x + 4 का विवेचक क्या होता है b² - 4ac। तो हमको सूत्र होता है b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 4 यानी कि 25 - 16 9
9 आ गया, कहाँ गया 9? 9 है क्या? नहीं रे, 9 यहाँ। इसमें शून्य 4 माइनस, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग, ज़रूरत होगा तो, नहीं नोट किया तो फिर ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का आपको शून्य निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इसको उस साइड ले जाइए। 4 बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर, पावर इस साइड लाइएगा तो रूट में हो जाएगा 4 प्लस माइनस बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 2 गुने 2, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 4, ये होगा, है क्या? फिर से सॉल्व कीजिए, इसको 1 लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, 8 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस √8, यानी 2√2 आ गया आपका, ये हो गया इसका उत्तर। 76 के बाद 77 नंबर सवाल देखते, इसको नोट कर लीजिएगा। ये 76 नंबर सवाल है। इसके बाद 76 के बाद, और हम बताए थे आपको एक ही वीडियो में, हम बोले थे कि 200 सवाल जितना है आपको एक नंबरी वो सारा कर देंगे, लेकिन अफसोस कि बैटरी डाउन हो गया है मोबाइल का, इसीलिए हम नहीं बना पाएंगे आगे। 76 नंबर प्रश्न, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, 100 कुछ सवाल और बचा हुआ है, उसका अगला वीडियो में हम आपको और प्रश्न हम आपको डाल देंगे, भाग 2 कर देंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग और हम बना देंगे उसमें। और जितना ऑब्जेक्टिव, इससे अधिक, इससे फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, बस ये 200 ऑब्जेक्टिव हम आपको लिखा देंगे। इस 200 ऑब्जेक्टिव अगर आपको इस पर कमांड है, इस 200 ऑब्जेक्टिव पर आपको कमांड है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 50 नंबर लाने से, ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ ही जाएगा मैथ में, अगर ये 200 ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो फिर देखेंगे। इसके बाद 76 के बाद अगला 77 नंबर कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।